ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो क्या है कि डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ठीक है, जब जो रिन्यू हो सकता है या जो रिन्यू नहीं हो सकता। सो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड रिसोर्सेस इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकंड वन वुड बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हाँ, ओके ओके। सो देखो अब इसमें द रिसोर्सेज दैट कैन गेट renewed और replenished quickly are called renewable sources. These resources are unlimited. Okay, these resources are unlimited. Solar energy, water, hydro energy, wind energy, and Hmm. And to some extent, plants and shrubs are also examples of renewable sources. Okay, so water, soil, plants, and shrubs can be used over a longer period of time, but at the same time, careless use of these resources may affect their stock. ओके, तो देखो रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो ना रिन्यू हो सकते हैं, मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तुम्हारा फिर से तुम्हारा वाटर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। ठीक है, जिनका रिन्यू हम कर सकते हैं या जो नेचर के थ्रू रिन्यू हो सकता है। ठीक है, जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं खत्म नहीं हो सकता। हाँ बोलो। हाँ, सनलाइट। ओके, लेकिन इसका भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि वाटर और सॉयल और प्लांट्स और श्रब्स, अगर हम इन सब का बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ करें तो क्या होगा, ये सब भी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कल बताया था ना कि कल हम लोग इसे उसमें रखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये ख़त्म होने की कंडीशन में आ सकता है इफ़ वी यूज़ रेगुलरली एंड केयरलेसली। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके ओके ओके, गुड। अब हम नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं, जो कि है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके ओके, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर दो सोर्सेस दैट हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ओके, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, इसमें क्या है कि दीज आर limited stock. These resources sooner or later will be used up. If these resources are once exhausted, then they cannot be replenished in short period of time. ठीक है, तो अगर इसे रिन्यू भी होना है तो उसके लिए भी इसे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये रिन्यू नहीं हो सकता। दे may therefore endanger in the future of the next generation. Metals, minerals are the best examples of non renewable रिसोर्सेस। हम इसमें ये भी डाल सकते हैं पेट्रोल डीजल। ठीक है, जो कि हम रिन्यू नहीं कर सकते, या इन्हें रिन्यू करने में मतलब हजारों साल लग जाएगा तब जाकर रिन्यू होगा। ठीक, तो इनका हमें पहले से पॉइंट पता चल गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या होगा, एक टाइम पे ये क्या होगा, खत्म हो सकता है ना। और अगर ये एक बार खत्म हो गया तो इन्हें दोबारा से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यानी इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा, इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, इसका कोल भी एग्जाम्पल है, जैसे हाँ बोलो। क्या? किसमें? अच्छा, सोर्सेस और रिसोर्सेस। ओके ओके, देखो सोर्सेस क्या होता है, जब हम सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास क्या सोर्स है पढ़ाई का। ठीक है, तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम इसमें बात करें कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, या तुम्हारा मतलब तुम्हें कोई मतलब प्रमोट करने वाला है कि नहीं है, या स्कूल में कोई है कि नहीं है। तो ठीक है, ये सोर्स हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिसोर्स की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसी के घर से शोर आ रहा है। वेट, देखता हूँ मैं किसके घर से शोर आ रहा है।
ओके, ओके। तो जो रिसोर्स होता है ना, ये क्या होता है? जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है? जैसे मैंने कल बताया था ना कि सुई से लेके बड़ी-बड़ी मशीनों तक ये सब किस में आएगा? रिसोर्स में आएगा। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? अब समझ में आया तुम्हें? सोर्स का नहीं पता चला तुम्हें? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। देखो, सोर्स का जब हम बात करते हैं तो सोर्स पे हम क्या देखते हैं, जैसे कि अगर तुम एग्जांपल सोचो, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई मतलब तुम्हारा पढ़ाई का सोर्स क्या है? ठीक है? हम जैसे मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई का सोर्स क्या है? ठीक? तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये चीज़ कहाँ से निकल रहा है, यानी तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है, या तुम्हारा मतलब कोई एम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा है वो पढ़ा रहा है तुम्हें, ठीक है? या तुम्हारे स्कूल में पहुँच हो सकती है, कॉलेज में पहुँच हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं सोर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिसोर्स की, तो रिसोर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेचुरल और मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिनका हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है? अगर हम हिंदी में कहें तो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, और सोर्स का मतलब होता है साधन। अब समझ में आया? ओके, ओके। तो अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा, जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है? ओके, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा डिवीज़न ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? हुँ, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब पे हम कैसे अपने मतलब रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ubiquitous, and the second one is localized, ओके? अब देखो इसमें क्या है, ubiquitous resources are those resources that are found everywhere on the earth। ऐसे रिसोर्सेस जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा लैंड हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है? ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ubiquitous रिसोर्सेस के एग्जांपल्स हैं, जो मतलब धरती पे कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ओके, 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 गुड। अब हम आते हैं, जो कि नेक्स्ट है हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। इसमें देखो क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में क्या है कि दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सर्टेन प्लेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स, यानी वे रिसोर्स जो किसी मतलब स्पेशल जगह पे, किसी 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 जगह पे ही पाया जाता है। जैसे कि मान लो अफ्रीका में हीरे बहुत मिलते हैं, डायमंड्स बहुत मिलते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये वहाँ का लोकलाइज्ड रिसोर्स हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से अगर हम देखें तो उड़ीसा में बहुत से रिसोर्सेज़ हैं जो पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, या और भी बहुत सारे खनिज होते हैं, ठीक है? मिनरल्स होते हैं जो पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड रिसोर्स हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि ये सारी चीज़ें राजस्थान में क्यों नहीं मिलेंगी? राजस्थान में इसलिए मिलेंगी, किस लिए नहीं मिलेंगी? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेज़र्ट है पूरा, है ना? पूरा नहीं तो अगर 70-80% क्या है, डेज़र्ट ही है। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ मतलब स्पेशल जगह पर कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। ये पॉइंट समझ में आया? ओके। अब देखो इसमें क्या-क्या आ जाएगा, डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के। यानी हम इसे कहीं भी अगर मान लो, देखो जो हमारा पहला वाला था रिसोर्स, वो क्या था? उबिक्विटस रिसोर्स। तो वो क्या था? वो हर जगह पाया जाता था। लेकिन ये जो चीज़ है, ये हर जगह नहीं पाई जाती ना। ये डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल।
because the availability of the many physical factors like terrain, climate, altitude also differ very much over the earth. यानी ये क्या होता है, जो ये localized resources है, ये क्या होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफर करता है. मीन्स कहीं पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब खनिज का हो जाएगा, मिनरल्स का इलाका हो जाएगा, कहीं पे है ही नहीं. जैसे एग्जांपल देता हूँ, बिहार और झारखंड का. जब झारखंड बिहार में था तो जितने भी उसके कोल माइंस थे वो क्या थे, बिहार के थे, है ना. लेकिन अब जैसे ही झारखंड अलग हो गया तो कितने हो गए, मतलब लगभग सारे माइंस जो थे वो झारखंड में चले गए, है ना. तो इस वजह से मतलब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है. जैसे तुम ना इसको इस डायग्राम के थ्रू समझो. देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक इलाका हो गया, ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे तो गोल्ड पाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, यहाँ पे पाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं पाया जा रहा. तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्स कहलाएगा. वहीं अगर हम ओबिक्यूटस की बात करें तो वो क्या होगा, यहाँ पे गोल्ड पाया जा रहा है तो यहाँ पे ही पाया जाएगा. नहीं, सॉइल की बात करें तो यहाँ पे सॉइल पाया जाए तो यहाँ भी सॉइल होगा और यहाँ भी होगा. तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया अच्छे से. ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है. ओके, अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे. Okay, around the world, depletion of natural resources is taking place on an alarming pace. The management of the resource is essential for social and economic development of the people. Managing our natural and man-made resources such as forest, water, grasslands, marine, and ecosystem. The management of the natural resources can take place only through considering the importance of human resources. Okay, today many ecosystems are also under great stress on account of either overuse or inefficient use of the resources. अब यहाँ तक देखो क्या कहना चाहता है. जिस स्पीड से हम अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, अगर इसी स्पीड से हम करते रहे तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो आने वाले 20-25 सालों में खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है, हमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है. ठीक है, जो इनके ऊपर क्या लगाए, कंट्रोल करे इनके ऊपर. ये पॉइंट जो मैंने अभी कहा ये समझ आ गया. ओके ओके, गुड. सो अब हम थोड़ा आगे जाते हैं इसमें. ओके. So, resource depletion and degradation today are important issues at national as well as global levels. अब देखो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन की बात आती है तो जब क्या हो गया, रिसोर्सेस में कमी, है ना. रिसोर्सेज क्या हो गया, बहुत जल्दी से खत्म होते जा रहा है. और डिग्रेडेशन यानी उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है, यानी उसका मतलब जो क्वालिटी है कहते हैं हम, वो भी खत्म होती जा रही है. ठीक है, तो हम इस तरीके से इतना यूज कर रहे हैं ना कि हमारा मतलब रिसोर्स अगर हम कंट्रोल ना करें तो 25 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा भी, अगर हम ज़्यादा यूज करें तो. ओके. So, many policies of government are introduced to weigh the economic efficiency of natural resources. These policies have to take into account the needs and requirements of the future generation before the existing reserves of the resources get exhausted. India has made 10% ethanol mix in petrol mandatory from 2007. This is excellent example of natural resource management because petroleum and natural resource gases presently in use in automobiles and come from fossil fuels which are very limited in supply. ठीक है, तो अब देखो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट या वर्ल्ड पॉलिसीज भी आती हैं इसके अंदर. जब तुम आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करोगे तो उसमें पढ़ोगे. तो उस हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और इसके थ्रू क्या करती है, ये ना मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि हम थोड़ा बचा के रखें. अब जैसे कि कुछ नियम ऐसे भी है ना कि जब
ट्रैफिक लाइट होता है तो कहते हैं कि बाइक बंद कर दिया करो या कार बंद कर दिया करो, उससे क्या होगा, पेट्रोल थोड़ा उसका कम यूज होगा, है ना? अगर कुछ हद तक तो कम होगा ही। तो ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं उनको खत्म होने से। ओके, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के ऊपर। ओके, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, द रिसोर्स, हाँ, द रिसोर्स दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस बाय द ह्यूमन बींग्स, तो प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन इसका दे रखा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस का। हम्म, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है या जो मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस है, उसका ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसका यूज करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारे लाइफ में यूज में आते हैं, इसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिस एक्सेट्रा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, है ना? ओके। Hmm. Along with the skills, knowledge, and intelligence of the human beings change the original form of natural resource. For example, iron ore is less useful in its raw form, but its value gets increased as it turns into some useful products like machines, car, buses, etc. ठीक है, तो ये क्या बताया, जैसे कि जो आयरन है अगर हम उसे रॉ फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसे रॉ फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा, वो बिल्कुल मतलब उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, उतनी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही हम जस्ट वेट, हाँ, जैसे ही हम उसका कार बनाते हैं या उसकी मतलब कोई बिल्डिंग बनाते हैं या उसका कहीं और यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका ह्यूमन क्या करता है, उनको ऊपर टेक्नोलॉजी के थ्रू या अपने इंटेलिजेंस नॉलेज के थ्रू उसमें क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मोर वैल्यूएबल बन जाता है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स, अब जैसे क्वेश्चन किया गया था ना कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे है, तो उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। Okay, human as a resource देखो, human resources refers to the numbers as well as physical and mental abilities of the people. Only human resource can make efficient use of resources through proper management and utilization. Okay, they also contribute to development of the various resources. The human resource use their knowledge, skill and technology to transfer natural materials into valuable materials। तो जो मैंने कल बताया था ना, वही है ना कि ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं अपने नॉलेज के थ्रू, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स है, नेचुरल सब्सटेंसेस है, उनको क्या करते हैं, उनको मोर वैल्यूएबल बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लाइफ में यूज हो सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन भी रिसोर्स है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, गुड। It shows that human resources are the most significant resources on the earth। ठीक है, हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कहते हैं कि हम सबसे सिग्निफिकेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो कोई देश मतलब अपने टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट करेगा, उसकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, है ना? तो इन दिस वे ह्यूमन क्वालिटीज शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट दे क्रिएट मोर एंड मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन इन हेल्प ऑफ मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स स्किल्स दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब तुम्हें पता चला कि सरकार एजुकेशन पे क्यों इतना खर्च करती है।
तुम्हारे एजुकेशन पे इतना खर्चा क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि तुम सब मतलब जितने भी ह्यूमंस है वो क्या बन सके, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सके, जो दूसरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका यूज करके उनकी वैल्यू एड ऑन कर सकें। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, गुड। हाँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, सो Uh, although human resources are important to make best use of the other natural and man-made resources, but the needs of human beings regarding the resources are more complex and varied. The more resources we use, the more we need them. In this way, we use these resources blindly, which will create great problems for mankind. When these resources are used beyond the limit imposed by the environment, they naturally cause damage to it. Thus, it needs proper care and attention, and management of these resources becomes more important. ठीक है, तो अगर हम कोई भी देखो ये ना ह्यूमन की एक बहुत मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट है, ग्रीड। ठीक है, हमें जितना मिलता है ना, हमें क्या लगता है कि हमें और मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम रिसोर्स को यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि और प्रॉफिट बनाने के लिए हमें और यूज करना है, और यूज करना है। तो इस तरह करते करते क्या होगा, एक दिन रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या, इसी वजह से हमें इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। ओके। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे एक ये दे रखा है पॉइंट, देखो, वैल्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, natural resources have great value. Their value can be categorized as economic value, legal value, aesthetic value and ethical value. तो देखो ये सारे क्या क्या हैं। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा? द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस ब्रिंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू, यानी इनकी क्या होगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना, आलू और चिप्स का एग्जांपल दिया था। आलू और चिप्स का मैंने एग्जांपल दिया था ना, कैसे आलू से जब हम चिप्स बनाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसका लीगल वैल्यू, द एक्ट्स दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन गिव लीगल वैल्यूज टू दीज रिसोर्सेज। यानी देखो, हमारी यमुना नदी का एग्जांपल ले लो तुम इसमें। दिल्ली की यमुना नदी, अगर तुम जाओगे मेट्रो के थ्रू जाओगे कहीं उधर के साइड यमुना पार, तो तुम देखोगे यमुना नदी बिल्कुल नदी लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये नाला है या मतलब नहर है एक तरह से। वही अगर तुम अपने गांव की साइड या अपने यूपी बिहार की साइड देखोगे तो वहां पे अगर तुम देखो गंगा नदी को, कितनी मतलब लगती है कि ये कितना विशाल है ना। तो इसको वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक्ट्स हैं जिस जो इसको लीगल वैल्यू जो इसके बारे में बताते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाओ तुम लोग एस्थेटिक वैल्यू पे। तो एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है? द सीनिक वैल्यू ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज। एस्थेटिक वैल्यू का हम सीधे सीधे मतलब निकालते हैं ना, एक तरह से सुंदरता, है ना, सुंदरता। तो ये आ जाएगा इसमें कि हम उसको, उसकी एस्थेटिक वैल्यू कितनी है। उसके बाद आ जाएगा एथिकल वैल्यू। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज रेफर्स टू द एथिकल वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा धर्म है, हमें अपने नेशनल पार्क को बचाना, सेंचुरीज को बचाना। यानी मतलब सिर्फ इंसान ही इस धरती का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे पलने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु है, छोटे या जानवर एनिमल्स हैं, उन सब का भी ये धरती है। तो ये क्या बनाता है, ये हमारा एथिकल वैल्यू बनाता है। तो ये वैल्यूज समझ में आ गया, वैल्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो अब हम आते हैं आगे, जो कि है हमारे पास
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो इसमें आ जाएगा द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस रेफर्स टू द केयरफुल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेस सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी इन यूज। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं, या मतलब उसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं ताकि उसका एक्सेसिव यूज ना हो। ठीक है, तो इसका देखो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि मेंटेन डाइवर्सिटी इन लाइफ। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, डाइवर्सिटी मेंटेन करना है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजें है ना, डिफरेंट चीजें। उसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि मिनिमाइज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम। यानी जब हम रोड्स बनाते हैं या जब हम रेलवे लाइन बिछाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट को मतलब नष्ट ना किया जाए, है ना, हम उसको थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से आ जाएगा कि अंडरस्टैंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। हमें ये इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इकोनॉमी भी जरूरत है, सोसाइटी भी जरूरत है, लेकिन इसके इसके साथ साथ हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए इन्वायरमेंट भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स यहां तक क्लियर हो गए, कोई डाउट यहां तक? ओके ओके ओके, इसमें आ जाएगा तुम्हारा रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेस इज इसेंशियल। हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं या उन्हें रीयूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे लाइफ में प्लास्टिक कितना मतलब बन चुका है, इंपॉर्टेंट बन चुका है, हम इसका यूज मतलब इस पर हम बिल्कुल डिपेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका अगर रीयूज करें या रिसाइकल करें तो हो सकता है कि बहुत कम पॉल्यूशन हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट दे रखा है। एक ऐसे छत पे जो पानी है उसको हम नीचे प्योरिफिकेशन के थ्रू नीचे हम बोरवेल में ले जा सकते हैं, है ना, धरती के नीचे, ताकि जो धरती का जो पानी है वो क्या हो, वो रिफिल होता रहे। तो इस तरीके के हम छोटे छोटे कदम से अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा maintain a fair distribution of resources and opportunity for the present as well as the future generation। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिए जो संसाधन है वो तो रखना ही है, अपने लिए जो रिसोर्सेज है वो तो रखना ही है, लेकिन उसको इस हिसाब से यूज करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज हो सके। ठीक है, उसके लिए भी बच सके। एक बार अपने आप को म्यूट कर दो, कहाँ से आ रही है आवाज? ओके ओके, अब हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस इज एसेंशियल फॉर द sustenance of the all forms of life, because sustenance is more or less linked with the sustainable development. Sustainable development refers to the overall development of a nation, especially without damaging its natural environment, and such development should also be supportive for coming generation। ठीक है, तो हमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमें जो यूज़ करना है रिसोर्सेज का, या जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं वो ऐसे करना है ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। ठीक है, और हमारे जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया? ओके, तो अब आ जाओ इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके मेन फीचर्स हैं तुम्हें केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, and conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, and change personal attitudes
and practices towards the environment. Enable communities to care for their own environment. ये सारे क्या है? ये सारे हमारे फीचर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. ओके. तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना है? यहाँ पे कोई डाउट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम इसमें जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये क्या आता है? ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की बात आती है, जिसमें हम नेचुरल इन्वायरमेंट का डैमेज बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है. ठीक है. अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ. इसका एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हें रोड बनाना है. ठीक है. और ये रोड यहाँ पे मान लो ये जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. ठीक है. और तुम्हें इसके क्या करना है? इसके बीच से रोड लेके जाना है. तो तुम इसके लिए क्या करोगे? तुम इसके लिए इतना जो हिस्सा का जो पूरा पेड़ पौधे होंगे उसके तुम काट दोगे, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से ये हमें पेड़ ना काटना पड़े और हमारा रोड भी बन जाए. तो सोचो ऐसे क्या तरीका हो सकता है कोई तरीका? या हम पेड़ों की कटाई बहुत कम से कम करें ताकि हमारा रोड भी बन जाए और हम उसके साइड साइड में पेड़ लगा ले ताकि उसके मतलब जो उसका जो फॉरेस्ट है उस पर कोई ज़्यादा असर भी ना पड़े. तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसमें यह भी आता है कि हम ना अपने रिसोर्सेज का यूज ऐसे करें जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो. अब समझ आ गया? या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके ओके गुड. तो अब तुम्हें इसमें क्या आ रहा है? इसमें अब तुम्हारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये सब तुम रिवाइज कर लेना. और इसका होमवर्क सुन लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी. वर्कशीट तो मैं दूंगा आज सेंड कर ही दूंगा आज का. लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? इसके क्वेश्चन आंसर्स ना खुद से करने हैं. एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल. देखो सुनो तुम, नहीं नहीं वो नहीं करना. तुम लोग ना तुम लोग गलती करने से बहुत डरते हो. अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम गलती से ही तो सीखते हैं. ठीक है. तो मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या करना है. एमसीक्यू करना है, वेरी शॉर्ट टाइप करना है, शॉर्ट टाइप करना है, लॉन्ग छोड़ देना है. बस जो लॉन्ग आंसर टाइप है ना उसे रहने देना है.